Hello, my dear students. We are continuing chapter number 13 sound with the topic characteristics of sound, which is loudness, pitch and quality. अब अगर जनरली बात करें तो साउंड की मेनली तीन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बिहाफ पर हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज़ लाउडनेस, सेकेंड वन इज़ पिच एंड थर्ड वन इज़ क्वालिटी. तो दो म्यूजिकल साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दीज प्रॉपर्टीज. वी विल डिस्कस दीज करेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन. तो फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद लाउडनेस. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी लाउडनेस की. हमें पता है जो साउंड्स होती है दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. अगर ज़्यादा एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को सप्लाई की जाती है बाय प्लकिंग इट और बाय हिटिंग इट मोर स्ट्रांगली, तब क्या होता है जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड और उससे क्या होती है लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जिसको हम कह रहे हैं लाउडनेस, तो ये लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब सिंपल पेंडुलम डिस्कस किया तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की थी दैट इज़ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? कहता है दैट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन. जो हमारी सेंट्रल पोजीशन थी और एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उन दोनों के बीच का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है. अब इसी एम्पलीट्यूड पर ही हमारी क्या होती है? लाउडनेस डिपेंड करती है. अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करते टाइम ज़्यादा है तो जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो जो आवाज़ आएगी वो भी क्या होगी? थोड़ी सी हल्की, थोड़ी सी फेंट आवाज़ हमें सुनाई देगी. जैसा कि डायग्राम 10A एंड 10B के अंदर हमें दिखाया गया है कि अगर वाइब्रेट करते टाइम एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है तो जो आवाज़ आती है वो फेंट होती है, और अगर एम्पलीट्यूड हमारा ज़्यादा होता है तो उस केस में जो आवाज़ आती है वो क्या होती है? लाउड होती है. तो जो लाउडनेस हुई वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस. अब यहाँ एक एक्टिविटी डिस्क्राइब की गई है जिससे हम क्या चीज़ मेजरमेंट में देखते हैं कि किस तरीके से जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे हम उसे देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, और फिर किस तरीके से ये जो एम्पलीट्यूड है वो अपना वर्क करता है और जो उस पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी आवाज़ कम या ज़्यादा होती है. सबसे पहले हमने क्या लिया है, हम क्या चीज़ देखेंगे? वी विल शो द डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. इसके लिए हमने क्या लिया? एक स्टील का ग्लास लिया और एक स्टील का चम्मच लिया और हमने क्या किया? वी टाई अ स्मॉल थर्मोकोल बॉल टू अ थ्रेड, और उसको हमने क्या करिए? थर्मोकोल बॉल को जो हमारी ग्लास टम्बलर है उसके ऊपर वाले पार्ट पर टच किया. हमने चम्मच से क्या किया? जो ग्लास है उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया. हम क्या चीज़ देखेंगे कि जो टम्बलर है दैट प्रोड्यूस अ फीबल साउंड. बहुत आराम से हमने उस चम्मच को उसके ऊपर मारा. एट द सेम टाइम जो थर्मोकोल बॉल हमने जो कनेक्ट की थी उस पार्ट के तक वो भी क्या हुई? थोड़ी सी उससे दूर हो गई. क्यों दूर हुई? क्योंकि जो टम्बलर था उसने वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था जब हमने उसके ऊपर चम्मच मारा. अब सिंस जो थर्मोकोल बॉल थी वो थोड़ी सी दूर हो गई बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टम्बलर है वो वाइब्रेट कर रहा है विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, बहुत थोड़े एम्पलीट्यूड से, जिसकी वजह से क्या हुआ? अगर जो आवाज़ प्रोड्यूस हुई वो भी क्या हुई? लेस लाउड या थोड़ी सी फेंट, फीकी फीकी सी आवाज़ प्रोड्यूस हुई. फिर दूसरे केस में हमने क्या किया? हमने उसी स्टील के ग्लास को चम्मच से बहुत तेज़, बहुत हार्डली मारा. हमने क्या चीज़ देखा कि अब हमारे पास जो आवाज़ हमें सुनाई दी वो बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ थी. एट द सेम टाइम जो थर्मोकोल बॉल थी वो और ज़्यादा दूर हो गई विद द लार्जर डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि जो थर्मोकोल बॉल थी वो दूर गई जस्ट बिकॉज की जो वाइब्रेशन हुई है उस टम्बलर के अंदर वो लार्जर एम्पलीट्यूड की थी. लार्जर एम्पलीट्यूड की होने की वजह से जो थर्मोकोल बॉल थी वो और ज़्यादा दूर चली गई और इससे जो साउंड हमें प्रोड्यूस हुई वो कैसी हुई? बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई. तो यहाँ हम ओवरऑल क्या कंक्लूड करते हैं? दैट वी कंक्लूड लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इन द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट. एक्चुअली क्या होता है, जो लाउडनेस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. मतलब क्या हुआ
कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज डबल्ड, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो जो लाउडनेस होगी दैट विल बी 4 टाइम्स। और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज हाफ, आधा हो गया, देन लाउडनेस क्या रहेगी, 1/4 हो जाएगी, मतलब आवाज़ और ज़्यादा फीकी हो जाएगी। इस लाउडनेस को हम जिस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेसिबल, DECIBAL। और इसको रिप्रेजेंट लिखते कैसे हैं हम, स्मॉल d एंड कैपिटल B। D स्टैंड्स फॉर डेसी, B स्टैंड्स फॉर बेल, डेसिबल। तो यहाँ हम कुछ एक जनरली साउंड्स की लाउडनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग, उसकी जो लाउडनेस रहती है दैट इज 10 डेसिबल, विस्परिंग 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल, बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है, मतलब आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, 70 डेसिबल, एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल, वेरी नॉइसी फैक्ट्री 100 डेसिबल, लाउड म्यूजिक इन डिस्को 110 डेसिबल, एंड अ जेट एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, इसकी होती है 130 डेसिबल। अब जनरली कहता है एट अ लाउडनेस ऑफ अबव 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से अब ऊपर की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, हमारे लिए सही नहीं होती। उस टाइम पर जो साउंड है वो फिज़िकली हमारे लिए पेनफुल हो सकती है। और अगर हमारा लाउडनेस का लेवल 140 डेसिबल से ऊपर हो जाता है तो जो साउंड है, आवाज़ बहुत हर्ट भी करती है, मतलब जो हमारे कानों को बहुत बुरे तरीके से चुभती है, हमारे कानों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो लाउडनेस है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड करेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज हेयर पिच। अब जो पिच है, दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सेम लाउडनेस से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हम किस तरीके से उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ड्यू टू दिस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज पिच। अब हम मेंस वॉइस और विमेन वॉइस और इवन बच्चों की वॉइस में किस तरीके से डिफरेंस देख पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पिच। पिच मतलब श्रिलनेस एक तरीके से। अब जो मैन वॉइस होती है वो भारी होती है, फ्लैट होती है, हैविंग अ लो पिच, जबकि जो वुमेन होती है उनकी जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है विद द हाई पिच। तो यहाँ जो पिच होती है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। जैसे लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती थी, वैसे ही यहाँ जो पिच है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो, मतलब नंबर ऑफ टाइम जो वाइब्रेशंस हैं दैट इज लो, कम है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ऑफ लो पिच। मतलब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो पिच ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लो है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो लो पिच के साथ होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हाई है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ऑफ हाई पिच। अब जो मेंस वॉइस होती है वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है, सो इट हैज़ अ लो पिच, जबकि जो वुमेन वॉइस होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, सो उनकी क्या होती है, पिच हाई होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है इवन फ्रॉम अ वुमेन, तो जो उनकी जो आवाज़ होती है वो और ज़्यादा तीखी होती है फ्रॉम दैट ऑफ अ वुमेन। तो साउंड्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी आर सेड टू हैव लो पिच, वेयर एट द साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर सेड टू हैव हाई पिच। सो यहाँ हम क्या कंक्लूड करते हैं दैट जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर। अब इसका एक नॉर्मल कॉमन एग्जांपल लेकर चलें तो क्या आता है, व्हेन वी स्विच ऑन अ टेबल फैन, जब हम टेबल फैन ऑन करते हैं वी कैन हियर द इंक्रीज इन द पिच ऑफ साउंड, धीरे धीरे वो तेज होना शुरू होता है, तो हम उस केस में जो पिच है वो भी इंक्रीज होते हुए देखते हैं और उसे हम आसानी से सुनते भी हैं। अब अगर बात करी जाए ड्रम की, हमने एक तरफ से क्या लिया, ड्रम लिया, उस पर हमने क्या किया, उसकी मेम्ब्रेन को हिट किया, तो हमने क्या चीज़ देखी कि वो लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट हुआ, तो उसने जो आवाज़ प्रोड्यूस की वो लो पिच की। यही दूसरी तरफ हमने क्या लिया, हमने एक विसल ली जिसमें वाइब्रेशंस क्या हुई, हाई हुई, उस केस में जो आवाज़ प्रोड्यूस हुई वो हाई पिच की हुई। बर्ड्स होते हैं हमारे वो जनरली हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो लॉयन है वो लो पिच की रोर करता है, और इसके साथ साथ जो रोर ऑफ लॉयन है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है, जबकि जो साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स होती है दैट इज़ कंपैरेटिवली क्वाइट फीबल। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं, वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। किस तरीके से कि यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ हमने क्या लिया है, हमारा बड़ा मेटल का
स्केल लिया है। अब उस स्केल को हमने फर्स्ट केस के अंदर तो क्या किया, कहता है आधे से ज़्यादा पार्ट हमने टेबल के बाहर की तरफ रखा और थोड़ा सा कम पार्ट टेबल वाले ऊपर रखा। दूसरे केस में हमने क्या रखा, थोड़ा सा पार्ट टेबल से बाहर की तरफ रखा और बाकी टेबल के ऊपर रखा। अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की जब हमने उसे नीचे की तरफ खींचा। अब हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने उस रूलर को नीचे की तरफ खींचा तो पहले केस के अंदर जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। अब डिस्टेंस ज़्यादा थी तो क्या हुआ, कहता है वहाँ जो वाइब्रेशन स्टार्ट हुई वो बहुत ज़्यादा जल्दी से हुई और जो आवाज़ प्रोड्यूस हुई वो हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस हुई। दूसरे केस में हमने लेंथ जो थी वाइब्रेटिंग रूलर की वो डिक्रीज कर दी। इस केस में क्या हुआ, इट वाइब्रेट फास्टर और जो पिच थी वो और ज़्यादा हाई हो गई। तो यहाँ हमने क्या देखा, कहता है जितना हमने उसकी डिस्टेंस को कम किया जो पिच थी वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होती गई। तो एक्चुअली क्या होता है, एज वी गो ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग पार्ट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, हायर पिच की होगी। अब ये तो थी हमारी सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड करेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी। अब कहता है कि हम जो आवाज़ सितार प्रोड्यूस कर रहा है और जो फ्लूट प्रोड्यूस कर रही है उन्हें बिना देखे हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ किसकी है। क्यों, क्योंकि दोनों की आवाज़ क्वालिटी वाइज क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो यहाँ हमारी जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, क्वालिटी। तो क्वालिटी वो करेक्टरिस्टिक्स होता है साउंड का जिससे हम पता लगा सकते हैं दैट जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट की वो किसकी है। मतलब अलग अलग जो सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज़ भी अलग होती है, मतलब सबकी अपनी एक पर्टिकुलर क्वालिटी है। उसी क्वालिटी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट बहुत ईजिली कर पाते हैं। लाइक पियानो की आवाज़ अलग है, वायलिन की अलग है, गिटार की अलग है, शहनाई, हारमोनियम, तबला, जितने भी इंस्ट्रूमेंट सबकी आवाज़ अलग है। इवन आपकी और मेरी आवाज़ भी अलग है, जो सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ें भी एक दूसरे से अलग है। तो जो क्वालिटी है वो सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और द डिफरेंट सिंगर्स इज डिफरेंट जस्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।